जरा ही देर में गाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंच गई और हमसे उतरने को कहा गया। मैंने फ्लोरा को सहारा देकर वैन से उतारा। गाड़ी पुलिस स्टेशन के अहाते में खड़ी थी। पुलिस स्टेशन के मेहराबी दरवाजे पर बड़ा बड़ा डॉक्स पुलिस स्टेशन तहरीर था। उन लोगों के कुछ कहने से कबल ही मैंने बड़े बारोब अंदाज में कहा, इंचार्ज का कमरा किस तरफ है? पुलिस वालों के साहब ने चुपते हुए लहजे में कहा, बेफिक्र हो, तुम्हें उन्हीं के सामने पेश किया जाएगा। वो अपने मातहतों के सामने मुझसे मरूब होने के लिए तैयार नहीं था। फिर हमें इंचार्ज के सामने पेश किया गया। मैं उसके कमरे में बड़े बावकार अंदाज में दाखिल हुआ। फ्लोरा का हाथ मैंने बदस्तूर थाम रखा था। इंचार्ज ने अपनी सुर्ख आंखों से घूर कर हमें मरूब करने की कोशिश की। उसे गालिबन सोते से उठाकर बुलाया गया था। मुझे यकीन था कि हमारे यहाँ पहुँचने से कबल ही मोबाइल के जरिए पैगाम भिजवा दिया गया होगा कि 2 खतरनाक मुजरिमों को गिरफ्तार करके लाया जा रहा है, और इंचार्ज सोते से उठकर आ गया होगा। मैं इंचार्ज की घूरती हुई आंखों से बेनियाज आगे बढ़ा और उसकी मेज के सामने रखी हुई एक कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया और दूसरी कुर्सी पर फ्लोरा को बैठने का इशारा किया। मेरी इस हरकत पर इंचार्ज की पेशानी पर बल पड़ गए। उसने कटखने अंदाज में कहा, तुम्हें इतनी तमीज भी नहीं है कि ऑफिसरों के सामने बगैर इजाजत नहीं बैठते। मैंने जारहाना अंदाज में कहा, तो फिर इन कुर्सियों को उठाकर रोड पर फेंकवा दो। सरकार ने ये कुर्सियां तुम्हें इसलिए नहीं दी कि तुम शुरफा को अपने सामने खड़ा रहने पर मजबूर करो। इंचार्ज ने सवालिया अंदाज में उस एएसआई की तरफ देखा जो हमें यहाँ लेकर आया था। एएसआई ने बड़ी मुस्तैदी से कहा, इन्हें बंदरगाह वाली सड़क से गिरफ्तार किया गया है सर। ये वहाँ आवारागर्दी कर रहे थे। मैंने तंजिया लहजे में कहा, अब तुम्हारे इस नाहंजार एएसआई को ये भी समझाना पड़ेगा कि आवारागर्दी क्या चीज होती है और किस हुलिये में की जाती है। एएसआई ने तेजी से कहा, हमें इत्तला मिली थी जनाब कि ये दोनों पुरस्कार सरगर्मियों में मुलव्विस हैं और इनके राब्ते पुरस्कार स्मगलरों से हैं। मैंने कहा, कल को तुम्हारे जनरल बिल के खिलाफ इस किस्म की इत्तला मिले तो उसे भी तस्दीक किए बगैर गिरफ्तार करके ले आना। इंचार्ज ने कहा, इस किस्म की बातें करके तुम बच नहीं सकोगे। अगर तुम शरीफ और मुअज़्ज़ज़ शहरी हो तो तुम्हें हर बात साबित करनी पड़ेगी। मैंने कहा, मसलन अगर मैं ये साबित कर दूं कि मेरा ताल्लुक पुलिस के महकमे से है तो क्या मुझे छोड़ दिया जाएगा? इंचार्ज ने कहा, बिल्कुल, लेकिन महज तुम्हारे कह देने से हम यकीन नहीं करेंगे। तुम्हें ये बात साबित करनी पड़ेगी। मैंने तंजिया लहजे में कहा, हालांकि सबसे ज्यादा बदउनवान खुद पुलिस वाले होते हैं। जहां इस किस्म के मयार हों वहां कोई क्या कर सकता है। इंचार्ज को गुस्सा आ गया। बोला, बकवास मत करो, सीधी तरह बात करो वरना तुम्हें लॉकअप में डाल दिया जाएगा। मैंने जहरीले लहजे में कहा, ये इत्तला फराहम करने की चंदा जरूरत नहीं है। तुम लोगों की कारकर्दगी से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। एएसआई ने कहा, ये बहुत बदजबान आदमी है जनाब। मेरी माने तो इसे लॉकअप में बंद कर दें, सुबह तक ये सब कुछ उगल देगा। मैंने तमस्खराना अंदाज में कहा, और उसके बाद तुम लोग अपनी अपनी मुलाजमतें बचाने के लिए भाग दौड़ कर रहे होगे। इंचार्ज ने होंठ भींच लिए। मेरा पुरएतमाद अंदाज उसे दहलाए दे रहा था। किसी मजबूती के बगैर कोई इस किस्म की गुफ्तगू नहीं कर सकता था, लेकिन वो महज इस गुफ्तगू की बुनियाद पर मुझे छोड़ भी नहीं सकते थे। अब तो बात आन की थी। आखिर वो बाइख्तियार लोग थे, उन्हें कुछ न कुछ तो करना ही था। इंचार्ज ने गुस्सीले लहजे में कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार मौका दे रहा हूँ। अगर इसके बाद तुमने फजूल गोई की तो फिर मैं किसी चीज का जिम्मेदार नहीं हूँगा। मैंने एक तवील सांस ली। कहा, ठीक है, तो फिर मुझे एक फोन करने की इजाजत दो। मैंने उसके सामने रखे हुए टेलीफोन की तरफ इशारा करते हुए कहा। इंचार्ज ने तजस्सुस से पूछा, किसे फोन करोगे? मैंने कहा, मैं जो कुछ भी करूंगा उसका नतीजा तुम्हारे सामने आ जाएगा। मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं किसे फोन करूंगा? इंचार्ज ने कहा, ठीक है, और टेलीफोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने फोन अपनी तरफ खिसकाया और 55570 डायल किया। मादाम क्लारा ने अपना ये नंबर मुझे खुद दिया था। दूसरी घंटी पर दूसरी तरफ से फोन उठाया गया। मादाम क्लारा बोल रही थी। मैंने कहा, मैं एडम डी फ्लॉक बोल रहा हूँ। इस वक्त मैं डॉक्स पुलिस स्टेशन में सरकारी मेहमान हूँ। क्लारा ने मेरी आवाज पहचान कर हैरत से कहा, तुम वहां क्या कर रहे हो मिस्टर एडम? मैंने कहा, मुझे और फ्लोरा को बंदरगाह वाली सड़क से गिरफ्तार कर लिया गया था। हम पर आवारागर्दी का इल्जाम है। क्लारा ने मजाहिया अंदाज में कहा, अगर तुम लोग रात को इस पहर वहां घूम रहे थे तो तुम्हें बिल्कुल सही गिरफ्तार किया गया है। तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली थी। मैंने कहा, मेरा काम तुम्हें मुत्तला करना था और मैंने कर दिया है। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। क्लारा ने गुस्सीले लहजे में कहा, सवाल यह है कि तुम बंदरगाह पहुंचे किस तरह, और वो दोनों मरदूद कहाँ हैं जिन्हें मैंने तुम्हारी निगरानी पर मामूर किया था? मैंने कहा, तफसीलात बाद में भी मालूम की जा सकती हैं। रही उन दोनों की बात तो वो दोनों बाहर झक मार रहे होंगे। क्लारा ने पूछा, और उस वक्त वो कहाँ थे जिस वक्त तुम्हें गिरफ्तार किया गया? मैंने मुख्तसर जवाब दिया, करीब ही मौजूद थे। क्लारा ने गुस्सीली आवाज में कहा, तुम लोग गिरफ्तार होकर थाने पहुंच गए और वो दोनों मरदूद तमाशा देखते रहे। मैं अभी उनकी खबर लेती हूँ। मैंने कहा, उनकी खबर बाद में लेती रहना, पहले हमारी फिक्र करो, वरना रात यहीं बसर करनी पड़ जाएगी।
वो बोली, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम वो आदमी हो जिसके साथ क्लारा पार्टनरशिप करने को तैयार थी। अगर तुम्हें वहां 1 घंटा भी गुजारना पड़ा तो पूरा थाना मुअत्तल हो जाएगा। तुम सिर्फ 5 मिनट इंतजार करो। मैंने फोन बंद कर दिया। फ्लोरा इंचार्ज और एएसआई सब मुतजस्सिस अंदाज में मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने इंचार्ज से कहा, घड़ी देख लो, 5 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें इस फोन के नतीजे का पता चल जाएगा। इंचार्ज ने बेपरवाही से कहा, ठीक है, 5 मिनट गुजरने में देर ही कितनी लगती है, उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा। मैंने इंचार्ज से कहा, चाय का ऑर्डर अभी से दे दो, 5 मिनट बाद तुम्हें उसकी जरूरत पड़ जाएगी। इंचार्ज कुछ न बोला। टेलीफोन का नतीजा आने तक वो खामोशी इख्तियार किए रखना चाहता था। फिर 5 मिनट पूरे होने से कबल ही स्याह सूट वाला शख्स इंचार्ज के कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुआ। स्याह सूट वाले के साथ आने वाले सिपाही ने इंचार्ज से कहा, ये साहब आपसे मिलना चाहते हैं जनाब। कहते हैं अपनी शनाख्त से इंचार्ज को आगाह करूंगा। इंचार्ज ने सर के इशारे से अंदर आने की इजाजत दी और स्याह सूट वाला इंचार्ज की कुर्सी के पास पहुंच गया। उसके हाथ में एक कार्ड था जो उसने इस तरह इंचार्ज को दिखाया कि कोई और उसे न देख सके। मैंने महसूस किया कि कार्ड देखकर इंचार्ज बुरी तरह बौखला गया है। उसने बौखलाए हुए अंदाज में स्याह सूट वाले से कहा, ओहो, तशरीफ रखिए जनाब। स्याह सूट वाले ने कहा, नहीं, इतना वक्त नहीं है, मैं बस इन दोनों को लेने आया था, ये हमारे आदमी हैं। इंचार्ज चौंक पड़ा। ओह, अगर इन्होंने सिर्फ तस्करा भी कर दिया होता तो बहुत काफी था। स्याह सूट वाले ने कहा, कोई बात नहीं, बस अब हमें इजाजत दें। इंचार्ज बोला, अरे जनाब, कुछ चाय वगैरह तो पी लेते। मैंने खुश होते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि चाय का ऑर्डर दे दो, अब देख लो, जरूरत पड़ गई ना। इंचार्ज हंसने लगा। उसके रवैये में जबरदस्त तब्दीली वाक़ई हो गई थी, लेकिन स्याह सूट वाला कुछ ज्यादा ही जल्दी में मालूम होता था। उसने चाय पीने से इनकार कर दिया। मैंने कुर्सी पर फैल कर बैठते हुए कहा, मैं तो चाय जरूर पीऊंगा। मैं उन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाह रहा था ताकि 3 बजे भी मैं उनके साथ ही रहूं। स्याह सूट वाले ने मुझे खुशमगी नजरों से नहीं घूरा। शायद उसे पहले ही झाड़ पड़ चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि उसे मेरी हरकत अच्छी नहीं लगी है। ताहम उसने कुछ नहीं कहा और एक कुर्सी खींच कर बैठ गया। चाय पीने में मजीद 20 मिनट सर्फ हो गए और जब हम पुलिस स्टेशन से बाहर आए तो 3 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए थे। स्याह सूट वाले ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, तुम बहुत बेकार आदमी हो। उसका साथी उसके बराबर बैठा हुआ था। मैं फ्लोरा के साथ अकबी नशिस्त पर था। वो बोला, दूसरों के लिए खामखा तुम मसाइल खड़े कर देते हो। मैंने बेपरवाही से कहा, मैं मादाम क्लारा तक तुम्हारी राय पहुंचा दूंगा। इससे पहले भी तुम मुझसे उलझने की कोशिश कर चुके हो। वो बोला, मैं अपनी राय से रुजू करता हूं, तुम मादाम से इसका तस्करा नहीं करोगे। मैंने कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तुमने अपनी राय तब्दील कर ली तो अब इसका क्या जिक्र। उसने पूछा, अब ये बताओ कि तुम कहाँ जाने का इरादा रखते हो, होटल जाओगे या कहीं और चलूं? मैंने कहा, अब सोना भी है बाबा, इस वक्त कहीं और जाने का क्या सवाल है। होटल काफी फासले पर था और वहां तक पहुंचने में कम से कम आधा घंटा तो जरूर लगता। मेरा मकसद पूरा हो गया था। धमाकों के वक्त मैं एगलर के आदमियों के साथ कार में सफर कर रहा होता। उस वक्त मुझे ये मालूम नहीं था कि जिस कार में सफर कर रहा हूँ उसमें ट्रांसमीटर भी नस्ब है। इसका पता तो उस वक्त चला जब हम होटल के करीब पहुंचे और कार का ट्रांसमीटर अचानक जाग उठा। कोई बड़े हैजानी लहजे में इत्तला दे रहा था कि एगलर के चारों अड्डों पर बमों के खौफनाक धमाके हुए। ये इत्तला सुनकर दोनों स्याह सूट वाले और फ्लोरा मुस्तरिब हो गई। मैंने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया, लेकिन जाहिर है मुझे भी इस्तिराब जाहिर करना था। स्याह सूट वाले ने कार का रुख मोड़ दिया था और अब कार क्राउन क्लब की तरफ जा रही थी। उन तीनों ने इस हादसे पर तबसरे किए थे, मगर मैं खामोश बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। क्राउन क्लब पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी, लेकिन वहां था ही क्या। अब क्राउन क्लब की जगह मलबे का ढेर था। ये मुतादिद ताकतवर बमों की फैलाई हुई तबाही थी। फायर ब्रिगेड का अमला अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ था। वो लोग कुछ देर वहां रुके। उनके चेहरों से शदीद तासुफ का इजहार हो रहा था। फ्लोरा भी मुरझा सी गई थी। ये वही क्लब था जहां वो काम किया करती थी और अब वही जगह मलबे का ढेर बनकर रह गई थी। कुछ देर बाद एक स्याह सूट वाले ने मुझसे भर्राई हुई आवाज में कहा, चलो तुम्हें तो हम होटल छोड़ाएं, यहाँ तो जो होना था हो चुका। वो हमें होटल छोड़कर चले गए। रात भर वो रीना सोलोमन को मुगल्लज़ात से नवाजते रहे और ये उनकी ज़हनी शिकस्त की दलील थी। मैंने कमरे में पहुंचने के बाद फ्लोरा से कहा, हम लोगों के साथ इस किस्म के हादसात होते ही रहते हैं फ्लोरा, लिहाजा इस सानहे को भूलने की कोशिश करो। फ्लोरा ने होंठ भेंचकर आंसू पीने की कोशिश की। वो बहुत ज्यादा सोगवार नजर आ रही थी। मैं भी यही जाहिर कर रहा था जैसे इस सानहे पर बहुत ज्यादा रंजीदा हूँ। हमें कमरे में पहुंचे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि फोन की घंटी बजी। मैंने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ मादाम क्लारा थी। वो बड़े हैजान खेज लहजे में कह रही थी, रीना सोलोमन का सुराग मिल गया है एडम। उसने जो तबाही फैलाई है अब हम उससे उसका इंतकाम ले सकेंगे।
रिसीवर पर मेरी गिरफ्त सख्त हो गई। मैंने हत्तुल इम्कान पुरसुकून लहजे में कहा, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी क्लारा, उसका सुराग अचानक कैसे मिल सकता है? वो बोली, तुम खाली सुराग की बात कर रहे हो, हम तो उसे उसके साथियों समेत गिरफ्तार भी कर चुके हैं, बस तुम फौरन यहाँ आ जाओ। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता हो गया, लेकिन मैं हवास बाख्ता हो चुका था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि चंद घंटों के अंदर अंदर क्लारा तहजीब तक कैसे पहुंच गई, लेकिन ये सोचने का नहीं, अमल करने का वक्त था। मैंने कहा, मादाम क्लारा ने मुझे तलब किया है फ्लोरा, मैं वहीं जा रहा हूँ। और फिर फ्लोरा के जवाब का इंतजार किए बगैर मैं आंधी तूफान की तरह होटल के कमरे से निकल खड़ा हुआ। राहदारी में स्याह सूट वाला मौजूद था, मगर मेरे पास उस पर तवज्जो देने के लिए फुर्सत नहीं थी। माजी में कई बार ऐसा हुआ कि तहजीब को दुश्मनों ने अगवा कर लिया, मगर इस बार जो सूरत हाल दरपेश थी वो इन सब से मुख्तलिफ थी। इस बार तहजीब की सलामती खतरे में नजर आ रही थी। वो तहजीब मैल्कम एक्स की नहीं बल्कि रीना सोलोमन की हैसियत से मादाम क्लारा के हाथ लगी थी। ये हादसा किस तरह हुआ इसके बारे में कुछ कहना फिलहाल मुमकिन नहीं था, लेकिन एक बात बहरहाल यकीनी कही जा सकती थी कि रीना सोलोमन ने मादाम क्लारा को जिस तरह जिच किया था, उसके बाद मादाम क्लारा से किसी रियायत की तवक्को करना अबस था। स्याह सूट वाले ने मेरे रास्ते में आते हुए मुझसे कहा, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं जनाब? बहुत मुमकिन था कि मैं जज्बात की रौ में उसे धक्का देकर निकल जाता, लेकिन मैंने बर वक्त खुद को संभाल लिया। मैं अली यार खान नहीं बल्कि एडम डी फ्लॉक था, और गिरफ्तार होने वाली तहजीब मैल्कम एक्स नहीं बल्कि रीना सोलोमन थी। मैं किसी अहमकाना किस्म की जज्बातियत का मुजाहरा कर बैठता तो वो मेरी तरफ से मशकूक हो जाता। एडम डी फ्लॉक तो रीना सोलोमन का दुश्मन और मादाम क्लारा का हिमायती था। उसे तो रीना सोलोमन की गिरफ्तारी पर खुशी का इजहार करना चाहिए था। मैंने हैजानी अंदाज में कहा, ओह, तुम्हें मालूम नहीं, रीना सोलोमन पकड़ी गई। मादाम क्लारा ने फौरी तौर पर तलब किया है। रीना सोलोमन के पकड़े जाने की खबर ऐसी न थी कि जिसे सुनकर एग्लर का कोई मेंबर भी अपनी हैरत और खुशी को छुपा सकता। स्याह सूट वाले के चेहरे पर इन्हीं दो तासुरात ने घर कर लिया था। उसने कहा, क्या आप सच कह रहे हैं मिस्टर फ्लॉक? वो किस तरह पकड़ी गई? मैंने कहा, मुझे तफसीलात का इल्म नहीं है। मादाम क्लारा ने तफसील नहीं बताई, बस मुझे फौरन बुलाया है। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो। स्याह सूट वाले ने हंस कर कहा, आपका रास्ता भला कौन रोक सकता है मिस्टर फ्लॉक? वो बहुत खुश था, जबकि मेरी कैफियत उसके बरक्स थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उड़कर क्लारा के पास पहुंच जाऊं। एक एक लम्हा बहुत कीमती था। मादाम क्लारा से कुछ बैद नहीं था कि उसने तहजीब पर तशद्दुद शुरू भी कर दिया हो। क्लारा के चुंगल से तहजीब को रिहा कराना आसान नहीं था। सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं उन हिफाजती इंतजामात से वाकिफ नहीं था जो क्लारा ने कर रखे होंगे। मैंने कहा, रीना सोलोमन के पकड़े जाने के बाद तुम्हें मेरी निगरानी जारी रखने की जरूरत नहीं है। वो बोला, जरूरी और गैर जरूरी का फैसला करने का हमें इख्तियार नहीं है। हमें तो जो हुक्म दिया जाता है हम उस पर अमल करते हैं। मैंने कहा, तो फिर तुम अपना काम करो और मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैंने उससे कतरा कर आगे निकलने की कोशिश की, मगर उसने मुझे रोक लिया। बोला, एक मिनट ठहरे मिस्टर फ्लॉक, मैं आपको खुद मादाम क्लारा के पास ले चलता हूँ। उसने दूसरे स्याह सूट वाले से वहीं रुककर फ्लोरा की निगरानी जारी रखने को कहा। फिर मुझसे बोला, अब हम चल सकते हैं मिस्टर फ्लॉक, और मैं उसके साथ नीचे आ गया। उसने कार स्टार्ट करते हुए कहा, आपने मादाम क्लारा के दिल में घर कर लिया है मिस्टर फ्लॉक। हम सब हैरान हैं कि आप इतने कम वक्त में इतनी ज्यादा अहमियत किस तरह इख्तियार कर गए। मैंने मुख्तसर जवाब देकर उससे जान छुड़ाने की कोशिश की। कहा, यह सवाल मादाम क्लारा से करो। मैं पूरी यकसुई के साथ कोई मुनासिब हिकमत अमली तरतीब देना चाहता था, मगर वो मेरा पीछा छोड़ने पर आमादा नहीं था। बोला, हम लोग बरसों से मादाम क्लारा के लिए काम कर रहे हैं मिस्टर फ्लॉक, मगर मादाम क्लारा ने किसी को भी खुद से इतना करीब आने नहीं दिया। मैंने सुना है आप हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक हैं। मेरा जी चाहा कि खोपड़ी पर एक ऐसा हाथ रसीद करूं कि वो बेहोश हो जाए, मगर जाहिर है आदमी हमेशा वो नहीं कर सकता जो उसका जी चाह रहा हो, और ये मौका तो खास तौर पर खुद पर काबू रखने का था। लिहाजा मैं जवाबन मुस्कुराया। कहा, तुमने ठीक सुना है। वो बोला, मादाम क्लारा ने आपको सनदे एतबार बख्शी है तो यकीनन दुरुस्त होगी, लेकिन बज़ाहिर तो आपकी शख्सियत में कोई ऐसी खास बात नजर नहीं आती। मैंने बड़ी संजीदगी से कहा, मुझे अफसोस है। आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि मेरी शख्सियत में कोई ना कोई खास बात नजर जरूर आया करे। स्याह सूट वाले ने सड़क से नजर हटाकर हैरत से मेरी तरफ देखा। फौरी तौर पर वो मेरा मतलब समझने से कासिर रहा था। मैंने इस वक्फे से फायदा उठाकर तहजीब के बारे में सोचने की कोशिश की, मगर ऐन उसी वक्त उसने हंसना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं समझ गया मिस्टर फ्लॉक, आपकी कामयाबियों का राज यही है कि आप बज़ाहिर इतने खतरनाक नजर नहीं आते जितने दरअसल हैं, और लोग धोखा खा जाते हैं। मैंने एक तवील सांस ली। उस मरदूद ने शायद तहिया कर लिया था कि मुझे कुछ सोचने नहीं देगा। मैंने भी तज्जिया करने की कोशिश नहीं की। मुमकिन है तुम्हारा कहना। मैंने एक बार फिर मुबहम सा जवाब देकर उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की। कहा, मुमकिन है तुम्हारा कहना दुरुस्त ही हो।
उसने कहा, मादाम आपको बहुत अहमियत दे रही हैं मिस्टर फ्लॉक। जब पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया था तो हम पर सख्त झाड़ पड़ी थी कि हमने बरवक्त मुदाखलत क्यों न की। मैं झुंझुला कर उसे कोई सख्त जवाब देने ही वाला था कि मेरी नज़र सामने पड़ी जहां चौराहे पर पुलिस की एक मोबाइल वैन खड़ी थी। उन्होंने दूर ही से कार को रुकने का इशारा कर दिया था। स्यासूट वाले ने भी कार की रफ्तार सुस्त कर दी थी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अगर वो न होता तो मैं मादाम क्लारा तक पहुंच ही नहीं सकता था। शहर में बैक वक्त 4 अहम मकामात पर बम के धमाके होने के बाद पुलिस का निचला बैठना मुहाल था। अगरचे असल मुजरिमों तक उनकी रसाई नहीं हो सकती थी, तहम खानापूरी के लिए उन्हें कुछ न कुछ तो करना ही था। एक पुलिस वाले ने कार के नजदीक आकर कहा, नीचे आइए जनाब। दूसरा पुलिस वाला कार के अंदर टॉर्च की रोशनी डालकर देख रहा था कि कार में और कौन कौन है। स्यासूट वाले ने एक कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया, मगर पुलिस वाला अनपढ़ मालूम होता था। उसने कदरे जारहाना अंदाज में कहा, नीचे उतर आइए, हर कार की तलाशी लेने के सख्त ऑर्डर हैं। स्यासूट वाले ने एक तवील सांस लेकर कहा, आप कार में ही बैठिए मिस्टर फ्लॉक, मैं इनके इंचार्ज से बात करता हूँ। पुलिस वाले ने बड़े खराब लहजे में मुझसे कहा, तुम भी कार से नीचे उतरो। तुम क्या कोई गवर्नर जनरल हो कि कार में ही बैठे रहोगे? स्यासूट वाले ने पुरसुकून लहजे में कहा, सब हो जाएगा, मैं जरा तुम्हारे इंचार्ज से बात कर लूं, इसकी इजाजत है या नहीं? जाहिर है पुलिस वाला रोक कैसे सकता था। स्यासूट वाला मोबाइल के इंचार्ज के पास गया और चंद मिनट में वापस आ गया। उसकी कार को तलाशी से मुबर्रा करार दे दिया गया था। मैंने हैरत जाहिर करते हुए कहा, तुम्हें कोई जादू वगैरह आता है क्या? पुलिस वाले तुम्हारे सामने मोम की तरह हो जाते हैं। वो बोला, एगलर के मेंबरान को शीगुराय में बहुत सी ऐसी आसानियां मयसर हैं जो कहीं और नहीं हो सकती। मैं उन्हें एक मखसूस कार्ड दिखाता हूं तो वो मुझसे हर तरह का ताउन करने पर मजबूर हो जाते हैं। मैंने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया और एक बार फिर तहजीब के बारे में सोचने लगा। स्यासूट वाला भी किसी सोच में गुम हो गया था, लिहाजा वक्ती तौर पर मुझे सुकून के कुछ लम्हात मयसर आ गए। मैंने क्लारा के बंगले पर पहुंचने तक तहजीब को रिहा कराने के कई मंसूबे बनाए और मुस्तरद किए। बंगले के गेट पर मौजूद मुहाफिजों ने हमें रोका और फिर मुझे पहचानते ही उन्होंने मुझे अंदर जाने की इजाजत दे दी। शायद क्लारा ने उन्हें पहले ही इस सिलसिले में हिदायत दे दी थी। मैं हिदायत के मुताबिक सीधा क्लारा की ख्वाबगाह में जा पहुंचा। वो निहायत हशाश बशाश नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी रौनक थी। उसने मुझे देखते ही कहा, तुम आ गए एडम। मुझे मालूम था कि ये खबर सुनकर तुम फौरन दौड़े चले आओगे। मादाम क्लारा की बात सुनकर एक लम्हे को तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे क्लारा ने महज मुझे बुलाने के लिए ये खबर सुनाई थी, मगर अगले ही लम्हे मेरे इस ख्याल की नफी हो गई। क्लारा बोली, उसे तकरीबन ऐन उस वक्त पकड़ लिया गया था जब उसके आदमी हमारे अड्डों पर तबाही फैला रहे थे। काश वो कुछ पहले हाथ आ जाती तो कम से कम हम बड़ी तबाही से बच जाते। मैंने बेचैनी से पूछा, लेकिन वो है कहाँ? मैं जल्द से जल्द तहजीब को अपनी आंखों से देख लेना चाहता था। मालूम नहीं वो अब भी मेकअप में होगी या नहीं। मादाम क्लारा मुस्कुराई, बोली, वहीं उस उकूबत खाने में जहां उसके एजेंट को रखा गया था। मैंने कहा, मैं समझा था तुम मुझे वहीं मिलोगी, मगर तुम तो यहाँ इत्मीनान से बैठी हो। क्लारा ने कहा, मेरे आदमी उसकी खाल उतार रहे हैं, मेरा वहां मौजूद रहना क्या जरूरी था? और हाँ, तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। मैं एक तवील सांस लेकर बैठ गया। कहा, मालूम नहीं क्यों उसे देखने के लिए दिल बेकरार हो रहा था। मैं समझा था कि तुम फौरन मुझे उसके पास ले चलोगी। क्लारा ने हंसकर कहा, बेफिक्र हो, वो इतनी खूबसूरत नहीं है कि तुम जैसा आदमी उसे देखने के लिए बेकरार हो जाए। उसके अंदाज से तो यही जाहिर होता था कि तहजीब के मेकअप का राज फाश नहीं हुआ। अगर हो गया होता तो वो जरूर तस्करा करती। ये कोई मामूली इंकिशाफ नहीं था कि रीना सोलोमन दरअसल तहजीब मैल्कम एक्स है।